हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर जी में। तो आज मैं लेकर आया हूँ फ्रेंड्स आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। सामाजिक विज्ञान से संबंधित ये मैराथन है ना। और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्रेंड्स, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु। और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अब शामिल हो जाती है फ्रेंड्स सारी चीज़ें, जैसे बीएड है, डीएड है, ठीक है, एसएससी है, व्यापम है, पीएससी है, पीसीएस है, सारी चीज़ें ये इसमें शामिल हो जाती है। ठीक है, ये मैराथन है फ्रेंड्स, और इसमें हम लोग लगभग 100+ क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक आपने हमारा चैनल कहीं सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे। हमारे चैनल का नाम है द टीचर जी। ठीक है, ये लिखेंगे तो आपको फिर हमारे चैनल का जो भी वीडियो है वो आपको मिल जाएगा विथ प्लेलिस्ट के साथ। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, हमारा पहला प्रश्न फ्रेंड, राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक विज्ञान की पुस्तक की निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। राष्ट्रीय स्तर की बात की जा रही है ना, राज्य स्तर की नहीं की जा रही है, नेशनल लेवल की बात की जा रही है। ऑप्शन है, इसमें से अधिक लंबी पाठ्य सामग्री शामिल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लंबी पाठ्य सामग्री को याद करने में बच्चों को कठिनाई होती है। दूसरा है, उसे स्पष्ट और व्यवस्थित रूप से सूचना उपलब्ध करानी चाहिए ताकि याद करने में मदद मिल सके। ऑप्शन सी है, इसे ऐसा होना चाहिए ताकि सभी सामाजिक समूह इसके साथ संबंधित हो सकें। ऑप्शन डी है, इसे विशेषता इतिहास लिखने में किसी विचारधारा विशेषज्ञ का अनुगमन नहीं करना चाहिए। तो हमें बताना है कि राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक विज्ञान की पुस्तक अगर है तो उसकी सबसे महत्वपूर्ण, सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या होनी चाहिए, हमें बताना है। तो फ्रेंड्स, इसमें से जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, इसे ऐसा होना चाहिए ताकि सभी सामाजिक समूह इसके साथ संबंधित हो सकें। चूँकि सामाजिक विज्ञान की बात की जा रही है, इसलिए सामाजिक समूह से जुड़ना इसका जो है महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शिक्षा बिना बोझ के 1993 यह अनुशंसित करता है कि सामाजिक विज्ञानों में अधिगम को क्या करना चाहिए। ऑप्शन है, महत्वपूर्ण सूचनाओं के संधारण करने में सहायता करनी चाहिए। ऑप्शन बी है, सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं का विश्लेषण करने हेतु संकल्पनाओं और योग्यताओं के विकास को बढ़ावा देना चाहिए। ऑप्शन सी है, व्यवसायों के लिए प्रासंगिक कुशलताओं का विकास करना चाहिए। या फिर डी ऑप्शन है, विकासात्मक मुद्दों को उद्घाटित करने के लिए ज्ञान मीमांसीय रूपरेखा का लगातार अनुपालन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो यहाँ से दो प्रश्न आपको मिल जा रहे हैं, जैसे शिक्षा बिना बोझ के कब शुरू की गई थी, तो 1993 में शुरू की गई थी। ठीक है, अब उनकी क्या अनुशंसा है ये बताना है सामाजिक विज्ञान को सिखाने के लिए, है ना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी, व्यवसायों के लिए प्रासंगिक कुशलताओं का विकास करना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सही है। ऑप्शन है, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र। ऑप्शन सी है, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र। या फिर ऑप्शन डी है, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र। तो सामाजिक विज्ञान में क्या होनी चाहिए इन सब्जेक्ट्स में से, ये हमें बतानी है फ्रेंड्स। तो तीसरे नंबर का जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और समाजशास्त्र होना चाहिए। ठीक है, प्रारंभिक स्तर की बात की जा रही है ना, ठीक है, हाई लेवल की नहीं बात की जा रही, प्रारंभिक स्तर की बात की जा रही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 यह सुझाव देती है कि नागरिक शास्त्र की जगह राजनीति विज्ञान शब्दावली का प्रयोग किया जाए, क्योंकि ऑप्शन ए है, नागरिक शास्त्र शब्दावली राज एरा में बनाई गई और जो आज्ञाकारिता तथा ईमानदारी के साथ जुड़ी हुई है। ऑप्शन बी है, राजनीति विज्ञान शिक्षा के उच्च स्तर पर पढ़ाया जाता है, अतः विद्यालयों को इसके लिए आधार भूमि तैयार करनी चाहिए। ऑप्शन सी है, राजनीति विज्ञान एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में वैश्विक रूप में स्वीकृत है। या फिर ऑप्शन डी है, राजनीति विज्ञान राजनीतिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगा। तो फ्रेंड्स देखो, दो प्रश्न यहाँ से भी बन रहे हैं कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा कब जारी की गई थी, 2005 में, है ना। तो पहला प्रश्न ये है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा कब जारी की गई थी, तो 2005 में। और इसमें एक प्रश्न ये है कि नागरिक शास्त्र की जगह में क्या शब्द यूज़ करने के लिए कहा गया है, राजनीति विज्ञान,
है ना। तो इसको क्यों किया जाए, राजनीति विज्ञान शब्द क्यों प्रयोग किया जाए, ये बताना है हमें। तो फ्रेंड्स चौथे नंबर का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी, राजनीति विज्ञान एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में वैश्विक रूप में स्वीकृत है। ठीक है, मतलब पूरे विश्व में, वैश्विक बोला गया है मतलब पूरे विश्व में ये मतलब इनको मान्यता प्राप्त है राजनीति विज्ञान को। ठीक है, अगला प्रश्न है, माध्यमिक विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक अनुचित है। क्या बताना है हमें फ्रेंड्स, अनुचित बताना है, उचित नहीं बताना है। ठीक है, अनुचित बताना है। ऑप्शन है सामाजिक विज्ञान पढ़ाना चाहिए क्योंकि यह सामाजिक यथार्थ के बारे में बच्चों को संवेदनशील बनाने में मदद करता है। ऑप्शन बी है सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि यह सामाजिक मुद्दों पर वाद विवाद करने और अपने विचार अभिव्यक्त करने में विद्यार्थियों की मदद करता है। ऑप्शन सी है सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या का हिस्सा होना चाहिए ताकि शिक्षार्थी राजाओं के जीवन और उनके बीच हुए युद्धों के बारे में जान सकें। या फिर ऑप्शन डी है सामाजिक विज्ञान पढ़ाना चाहिए क्योंकि यह मानवीय संबंधों की समझ अर्जित करने में मदद करता है। तो फ्रेंड जो सबसे सफिशिएंट उत्तर हमें दिखाई पड़ रहा है, जब इसको हम लोग रीड करेंगे तो सफिशिएंट उत्तर जो है वो समझ के ऊपर हमारे जो उत्तर दिखाई पड़ रहा है वो है सामाजिक विज्ञान पढ़ाना चाहिए क्योंकि यह मानवीय संबंधों की समझ अर्जित करने में मदद करता है। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन को अध्ययन की सामग्री प्राप्त होती है। ऑप्शन है सामाजिक विज्ञानों से, गृह विज्ञान से, जीव विज्ञान से या फिर उपर्युक्त सभी से। तो फ्रेंड्स सामाजिक विज्ञान को जो सामाजिक अध्ययन की, ठीक है, जो अध्ययन की सामग्री प्राप्त होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है फ्रेंड्स, वो सामाजिक विज्ञानों से ही प्राप्त होती है। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन है छात्रों को मानवीय ज्ञान देना, मानवीय संबंधों का ज्ञान देना। ऑप्शन सी है समाज, राज्य, राष्ट्र एवं विश्व से परिचित कराना। या फिर ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो 7 नंबर का जो सही उत्तर दिखाई पड़ रहा है फ्रेंड्स वो हमें दिखाई पड़ रहा है ऑप्शन नंबर डी के रूप में। मतलब सामाजिक अध्ययन शिक्षण का जो उद्देश्य है वो क्या चीज़ है कि जो छात्र हैं उनको मानवीय ज्ञान देना, मतलब हमारे जो ह्यूमन हैं, है ना, जो हमारे ह्यूमन्स हैं, है ना, उनके बारे में जानकारी उपलब्ध कराएं उनको। ठीक है, हम लोग कैसे मतलब संबंध एक दूसरे से कैसे संबंध स्थापित करते हैं, चाहे वो पर्यावरण से हो या फिर लोगों से हो, समाज से हो, कैसे संबंध स्थापित करते हैं इसके बारे में जानकारी देना है ना। समाज, राज्य, राष्ट्र एवं विश्व से परिचित कराएं। जब तक हम लोग सामाजिक अध्ययन में अच्छे से मतलब पकड़ नहीं बनाएंगे, हम लोग जब सामाजिक विज्ञान को जब अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझ पाएंगे, तो हम लोग न तो समाज की परिभाषा समझ पाएंगे, न ही राज्य की, न ही राष्ट्र की और न ही फिर विश्व की। ठीक है, तो सामाजिक अध्ययन ही है वो मतलब महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमें समाज के बारे में सिखाती है, बताती है, जो हमें राज्य के बारे में सिखाती बताती है, राष्ट्र के बारे में सिखाती बताती है और विश्व के बारे में कैसे संबंध है हमारे देश के, हमारे समाज के, हमारे लोगों के, सब के बारे में जो है जो सिखाती है, जो बताती है, वो कौन है, सामाजिक अध्ययन है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शिक्षा जीवन का अंग है कथन है। ऑप्शन है गांधी जी का, क्रो का, जॉन डीवी का या फिर रॉस का। तो फ्रेंड्स 8 नंबर का जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। ये किसका है, जॉन डीवी का है। ठीक है, शिक्षा जीवन का अंग है। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तर में स्थित है। ऑप्शन है हिमालय, अरब सागर, हिंद महासागर या फिर बंगाल की खाड़ी। तो जैसे ही आप भारत का मैप जैसे बनाएंगे फ्रेंड्स, तो ये तो दक्षिण वाला हिस्सा हो गया, है ना। आप इस प्रकार से जब आप बनाएंगे तो ये भारत का मैप बन गया मान लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, उत्तर वाले हिस्से को बताना है कि उत्तर में क्या स्थित है। तो आप सभी को पता होगा कि ये वाले हिस्से में क्या चीज़ है, बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, इधर अपना हिंद महासागर आ जाता है, अरब सागर आ जाता है नीचे वाले हिस्से में, है ना। और जहाँ तक हिमालय की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो हिमालय हमें यहाँ पे ऊपर में दिखाई पड़ता है। ठीक, मतलब यहाँ से लेकर पूरा इस तरफ से ऐसे पूर्वी भारत की ओर से उत्तर भारत से लेके पूरा पूर्वी भारत का हिस्सा हिमालय की श्रेणी में आ जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो भारत के उत्तर में क्या चीज़ स्थित है, हिमालय स्थित है। अगला प्रश्न है 10वें नंबर का है,
भारत के पूर्व में स्थित है? ऑप्शन है अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जैसे मैंने अभी मैप के माध्यम से बताया फ्रेंड्स, तो भारत के पूर्व में स्थित है बताया जा रहा है। तो फिर से मान लेते हैं एक बार, हमने ये मैप बनाया, ये दक्षिण वाला हिस्सा है हमारे भारत का, है ना। ये वाला हिस्सा पूर्वी हिस्सा कहलाएगा फ्रेंड्स, है ना, और ये वाला हिस्सा कहलाएगा पश्चिमी। ठीक, तो हमें क्या बताना है, पूर्व में क्या स्थित है ये बताना है। तो पूर्व में देखो फ्रेंड्स क्या चीज़ स्थित है, 10वें नंबर का जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है बंगाल की खाड़ी स्थित है ना। यहीं पे मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या है, बंगाल की खाड़ी, जहाँ पे जो नदियाँ, प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं वो कहाँ आके गिरती हैं, यहीं पे आके गिरती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 11वां नंबर है, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? ऑप्शन है हिंद महासागर, अरब सागर, प्रशांत महासागर या फिर अंटार्कटिका महासागर। तो फिर से हम मैप बना लेते हैं फ्रेंड्स, है ना। ये मैप जैसे हमने बनाया है, दक्षिण वाला हिस्सा है ना। तो दक्षिण में कौन सा महासागर है ये हमें बताना है। तो देखो फ्रेंड्स 11वें नंबर का जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, हिंद महासागर स्थित है ना। दक्षिण की बात की जा रही है, ये पूर्व वाला हिस्सा हो गया, ये पश्चिम वाला हिस्सा हो गया, ठीक है। आप ये उत्तर में तो आप जान रहे हो क्या चीज़ है, हिमालय है। तो दक्षिण में यहाँ पे क्या चीज़ है, हिंद महासागर अवस्थित है फ्रेंड, ठीक। अगला प्रश्न है 12वें नंबर का, अरब सागर भारत के खाली स्थान में स्थित है? ऑप्शन है पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में। जैसे कि अभी हमने चर्चा किया कि हिंद महासागर जो है वो कहाँ पे है, दक्षिण में है ना। तो अब हमें क्या बताना है, अरब सागर कहाँ अवस्थित है ये बताना है फ्रेंड्स। तो दिए हुए प्रश्न का जो सही उत्तर है 12वें नंबर का वो है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम में स्थित है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। भारत का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन है 23 लाख वर्ग किलोमीटर, 28.2 लाख वर्ग किलोमीटर, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर या फिर 36.4 लाख वर्ग किलोमीटर। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा, लगातार आप अध्ययन कर रहे हैं ना, जो नए हैं उनको भले ही नहीं पता होगा, लेकिन जो लगातार तैयारी कर रहे हैं उनको ज़रूर पता होगा कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो 13वें नंबर का जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है 14वें नंबर का है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का विस्तार कितना है? ऑप्शन है 26 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, 3100 किलोमीटर या फिर 3200 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स कश्मीर से लेकर, मान लेते हैं जैसे हमने ये भारत का मैप बनाया है ना, ये ऊपर थोड़ा सा इसको मैं अलग से बना देता हूँ फ्रेंड्स, है ना। ये हमने मान लेते हैं ये भारत का हमने क्या बनाया है, ये मैप बना लिया, ठीक। अब ये कश्मीर से लेके ये कन्याकुमारी तक भारत कितना दूरी तय करता है, मतलब कितनी दूरी में अवस्थित है ये हमें बताना है फ्रेंड्स, ठीक। तो दोनों के बीच की जो दूरियां हैं किलोमीटर में हमें बताना है। तो कश्मीर से कन्याकुमारी की जो दूरी है फ्रेंड्स, तो 14वें नंबर का जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, 3200 किलोमीटर है दोनों के बीच, ठीक है। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक भारत का विस्तार है? ऑप्शन है 2200 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर या फिर 3100 किलोमीटर। अब अरुणाचल प्रदेश से हमें क्या बताना है, भारत मतलब कच्छ तक बताना है। तो ये हमारा भारत का मैप हो गया फ्रेंड्स, है ना। ये भारत का मैप हो गया, ये पूर्वी हिस्सा हो गया मान लेते हैं, ठीक। तो ये पूर्वी हिस्से से लेके, ठीक, ये पूर्वी हिस्से में क्या है, अरुणाचल प्रदेश है, और यहाँ गुजरात में क्या है, कच्छ का रण है। तो ये अरुणाचल प्रदेश से लेकर कच्छ के रण तक की दूरी कितनी है ये हमें बतानी है, ठीक है, किलोमीटर में। तो 15वें नंबर का जो सही उत्तर होने वाला है फ्रेंड्स वो होने वाला ऑप्शन नंबर सी, 2900 किलोमीटर, ठीक है। 16वें नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं, जनसंख्या के आधार पर भारत का विश्व में स्थान है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या फिर सातवां। तो फ्रेंड्स 16वें नंबर का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। लेकिन इसमें आप नया जब डाटा आएगा फ्रेंड्स तो हमारा जो भारत है वो चीन को पछाड़कर जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पे आ चुका है, क्योंकि पहले स्थान पे जो
नंबर 1 है वो कौन सा है, चीन है। ठीक है, दूसरे नंबर पर हमारा इंडिया है। तो अब जो नया डाटा आएगा फ्रेंड्स, तो उसमें जो है चीन को पछाड़ कर हमारा जो भारत है वो आगे आ जाएगा। ठीक है, आ चुका है, मतलब वो केवल डाटा जो है ना प्रकाशित होनी बाकी है। अगला प्रश्न है, भारत स्थित है, ऑप्शन है पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, पश्चिमी गोलार्ध में या फिर दक्षिणी गोलार्ध में। तो फ्रेंड्स 17वें नंबर का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। हमारा जो इंडिया है वो उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। ठीक है, मान लेते हैं जैसे हमने ये मान लेते हैं ये पूरा पृथ्वी है मान लेते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पे एक रेखा खींची हुई है। ठीक है, ये 4 भागों में बटी हुई मान लेते हैं। ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये उत्तर आ गए और ये दक्षिण आ गए। ठीक है, ये पूर्व आ गई और ये पश्चिम। तो हमारा इंडिया जो है वो यहाँ पे अवस्थित है फ्रेंड्स, है ना, उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 18वां नंबर प्रश्न है, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क, मकर, विषुवत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होगा, बहुत ही आसान सा प्रश्न है फ्रेंड्स कि भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा जो है वो गुजरती है। कल के वीडियो में मैंने इस प्रश्न का जो है वो जवाब दिया हुआ है आप लोगों को, है ना। अगला प्रश्न है, दक्षिण से उत्तर की तरफ भारत का विस्तार है, ऑप्शन है 8 डिग्री, 8 अंश 4 डिग्री, तथा 46 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश। ऑप्शन बी है 8 डिग्री 7 मिनट उत्तर तथा 66 डिग्री दक्षिण अक्षांश, या फिर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश, या फिर 8 डिग्री 8 मिनट उत्तर तथा 37 डिग्री 11 मिनट उत्तर अक्षांश। तो फ्रेंड्स दक्षिण से उत्तर की बात की जा रही है, भारत का विस्तार मतलब दक्षिण से ये भारत है, तो दक्षिण से लेकर उत्तर तक। ठीक है, भारत का कितना विस्तार है ये हमें बताना है। तो 19वें नंबर का जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पश्चिम से पूर्व तक भारत का विस्तार है। ठीक, ऑप्शन दिया हुआ है, दिए हुए ऑप्शन में से जो सही उत्तर दिखाई पड़ रहा है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी, ये वाला। ठीक है, 21वें नंबर का प्रश्न है, प्रायद्वीप स्थल का वह भाग होता है जो, ऑप्शन है चारों ओर से पानी घिरा होता है, ऑप्शन बी है 2 तरफ से पानी से घिरा होता है, ऑप्शन सी है 3 तरफ से पानी से घिरा होता है, या फिर ऊंचाई पर स्थित होता है। तो प्रायद्वीप उसको बोलते हैं फ्रेंड्स जो कि 3 तरफ से पानी से क्या रहता है, घिरा रहता है। ठीक है, तो हमारा जो इंडिया है वो क्या है, प्रायद्वीपीय भारत है। ठीक, जो तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है, अमेरिका एवं कनाडा में कितने मानक समय हैं, ऑप्शन है 2, 4, 5, 6। ठीक है, तो 22वें प्रश्न का जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी, कितने मानक समय हैं, 6 मानक समय है। ठीक, जबकि हमारे इंडिया में कितने मानक समय है फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, कमेंट करके मेरे को बताइएगा। प्रत्येक एक अंश देशांतर के लिए स्थानीय समय में कितना अंतर आता है, ऑप्शन है 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। तो फ्रेंड्स 23वें नंबर का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 4 मिनट का अंतर आता है। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न रिपीटेड हो गया है फ्रेंड्स, है ना, ये रिपीटेड हो गया है। यहाँ से हम लोग करेंगे, भारत का मानक समय है, ऑप्शन देख लीजिए 66.5 अंश पूर्वी देशांतर, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर, 97.5 पूर्वी देशांतर और 37 डिग्री 6 मिनट पूर्वी देशांतर। तो फ्रेंड्स दिए हुए ऑप्शन में से जो सही उत्तर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी, 82 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा देश भारत के पड़ोसी देश हैं,
ऑप्शन है चीन, म्यांमार, भूटान या फिर उपर्युक्त सभी। तो 28 का जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी। आप सभी को पता होगा ये सभी भारत के क्या हैं, पड़ोसी देश हैं। ठीक है, ये हमने जैसे भारत बनाया फ्रेंड्स, है ना, तो ये हमने जैसे भारत बनाया तो ये ऊपर में आ जाता है अपना चीन। ठीक है, इधर नेपाल भूटान आ जाता है ना, म्यांमार इधर आ जाता है फ्रेंड्स। ठीक, तो ये सभी हमारे पड़ोसी देश हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है? श्रीलंका, नेपाल, जापान, बांग्लादेश। तो दिए हुए ऑप्शन में से जो सही उत्तर रेफरेंस वो है ऑप्शन नंबर सी, जापान, है ना। जापान हमारा पड़ोसी देश नहीं है। बाकी बाकी श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश हमारा क्या है, पड़ोसी देश है। बांग्लादेश तो हमारे देश से यही टूट के अलग बना है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में राज्यों की संख्या है, यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा होगा फ्रेंड्स, है ना। तो भारत में राज्यों की संख्या है, ये हमें बताना है। ऑप्शन है 29, 23, 26 या फिर 28। तो भारत में जो राज्यों की संख्या है फ्रेंड्स वो कितनी है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। कितने राज्य हैं? बहुत आसान सा प्रश्न था फ्रेंड्स, है ना। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये केंद्र शासित प्रदेश जो दे दिए गए हैं, है ना, तो इसका उत्तर ये यहाँ पे ये 9 नहीं होगा फ्रेंड्स, ये कितना होगा? ये 8 होगा। दोनों प्रश्न का उत्तर मिल गया है। ठीक, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश। पहले 29 राज्य हुआ करते थे, है ना, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर को क्या कर दिया गया, जम्मू कश्मीर लद्दाख को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है ना। इसलिए जो है 29 राज्य से कम होके कितना हो गया? 28 हो गया और केंद्र शासित प्रदेश 8 हो चुके हैं। 32 नंबर हमारा प्रश्न है, भारत में राज्यों का निर्माण ऑप्शन है जनसंख्या के आधार पर हुआ है, भौगोलिक स्थिति के आधार पर हुआ है, मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है या फिर उपर्युक्त सभी के आधार पर हुआ है। तो 32 का जो सही उत्तर होने वाला है फ्रेंड्स वो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर राजस्थान। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है फ्रेंड्स वो कौन सा है? राजस्थान है। और जनसंख्या के मामले में जो सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा है? वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है फ्रेंड, 34वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य है, झारखंड, गोवा, सिक्किम या फिर केरल। तो 34 का जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी, गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। अगला प्रश्न है, हिमालय के सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला का नाम है, ऑप्शन है वृहद हिमालय, मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय। तो फ्रेंड्स जैसे ही मैंने बताया था कि ये उत्तर भारत से लेके ये पूर्वी भारत तक हिमालय का विस्तार है ना। तो हिमालय के सबसे उत्तर में मतलब ये उत्तर में स्थित श्रृंखला का नाम क्या है ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स ये ऐसे करके पूरे जो है ना पूरे मतलब लघु हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, ठीक है, शिवालिक, ये सभी अवस्थित हैं फ्रेंड्स। तो हमें हिमालय के सबसे उत्तर में कौन सी श्रृंखला स्थित है ये बताना है। तो दिए हुए ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बृहद हिमालय। चलते हैं 36 प्रश्न की तरफ। हिमालय के सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला को कहा जाता है, यहाँ पे को होगा ना फ्रेंड्स। ठीक, हिमालय के सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला को कहा जाता है, ऑप्शन है अरावली, शिवालिक या फिर हिमालय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दिए हुए ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी, शिवालिक कहा जाता है, सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का उत्तरी मैदान स्थित है हिमालय के उत्तर में, हिमालय के दक्षिण में, हिमालय के पूर्व में, हिमालय के पश्चिम में। तो भारत का उत्तरी मैदान बोला जा रहा है। ठीक है, तो भारत का ये उत्तरी मैदान की बात की जा रही है। मतलब जब एक बार हम लोग जैसे ये भारत का मैप बनाते हैं फ्रेंड्स, है ना, भारत का मैप बनाते हैं तो ये वाला हिस्सा, ये उत्तर वाला हिस्सा यही वाला कहलाएगा।
ये दक्षिण वाला हिस्सा कहलाएगा, ये पूर्व वाला हिस्सा, ये पश्चिम वाला हिस्सा कहलाएगा, है ना। तो ये उत्तर वाले हिस्से का जो मैदान है उसको किस नाम से जाना जाता है, ये हमें बताना है। ठीक, तो दिए हुए ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी, हिमालय के दक्षिण में स्थित है। हिमालय मतलब ये हिमालय जैसे ये हिमालय आया है ना, और ये दक्षिण वाला हिस्सा ही कहलाएगा, है ना। अगला प्रश्न है, भारत महामरुस्थल भारत के किस भाग में स्थित है। ये महामरुस्थल बताना है हमें ना, भारत महामरुस्थल भारत के किस भाग में है ये हमें बताना है। ऑप्शन है पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में या फिर दक्षिण में। तो मरुस्थल वाला जो एरिया है फ्रेंड्स वो कहाँ पे हमें दिखाई पड़ता है, वो हमें पश्चिम में दिखाई पड़ता है। तो 38 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग जान रहे होंगे है ना, पश्चिम में पूरा राजस्थान बसा हुआ है, अफगानिस्तान है, ठीक है। तो दोनों के बीच में ही पूरा क्या है, रेगिस्तान बसा हुआ है ना। जो ये जो पश्चिम वाला हिस्सा इधर जाते हैं, ये मान लेते हैं हमने भारत का मैप बनाया फ्रेंड्स है। तो ये यहाँ से जब जाते हैं ये पूरा राजस्थान गुजरात वाला एरिया है, इधर पूरा जाएंगे तो अफगानिस्तान पाकिस्तान सब इधर बहुत ज़्यादा रेगिस्तान है। तो महामरुस्थल यहीं पे अवस्थित है फ्रेंड। अगला प्रश्न है, विंध्य तथा सतपुड़ा श्रेणी से होकर कौन सी नदियाँ बहती है। ऑप्शन है कृष्णा तथा कावेरी, गंगा तथा यमुना, नर्मदा तथा ताप्ती, रावी तथा व्यास। तो 39 का जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी। सतपुड़ा और विंध्य और सतपुड़ा से जो नदियाँ निकलती हैं वो कौन सी नदियाँ हैं, नर्मदा तथा ताप्ती, वहीं से वो होकर वो क्या करती हैं, बहती हैं। अगला प्रश्न है 40वें नंबर का है, नर्मदा तथा तापी नदियाँ किस दिशा में बहती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 40वें नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्व की तरफ बहती हैं, ठीक है। फ्रेंड्स इसमें थोड़ा त्रुटि सुधार कर लीजिएगा। नर्मदा जो तापी नदियां हैं वो पूर्व की तरफ नहीं बहती हैं बल्कि वो पश्चिम की तरफ बहती हैं, ठीक है। थोड़ा त्रुटि सुधार कर लीजिएगा। मान लेते हैं ये अपना इंडिया का मैप है ना। तो ये जो दोनों नदियां हैं ये यहाँ से निकलती हैं मान लेते हैं, और ये पश्चिम दिशा की तरफ बहती हुई अरब सागर में जाके मिल जाती हैं। अरब सागर आपको पता है यहीं पे है ना। बाकी जितनी भी नदियाँ हैं वो ये पूर्व दिशा की तरफ बहते हुए कहाँ जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में आके मिल जाती हैं, ठीक। तो 40वें नंबर का जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम। अगला प्रश्न है, नर्मदा तथा तापी नदियाँ कहाँ जाकर गिरती हैं। इसका उत्तर मैंने बता दिया, कहाँ जाके गिरती हैं, अरब सागर में जाकर गिरती हैं फ्रेंड। तो 41 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है अरावली, शिवालिक, पश्चिमी घाट या फिर हिमाद्री। तो सह्याद्री को अन्य नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स। तो दिए हुए ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट जान रहे हो आप सभी, ये यहाँ पे ये केरल है, ठीक है, ये तमिलनाडु है यहाँ पे फ्रेंड्स। और दोनों जो है यहाँ पे आके नीलगिरी पर्वत पे आके मिलती पश्चिमी घाट में, ठीक है। तो इसी को सह्याद्री नाम से भी जाना जाता है और इसी को पश्चिमी घाट भी बोला जाता है। अगला प्रश्न है 43 नंबर का, निम्नलिखित में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कौन सी नदियाँ हैं। ऑप्शन है ये महानदी है फ्रेंड्स, है ना, महानदी करके लिखा हुआ है, ये महानदी है, ठीक। महानदी तथा गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या फिर उपर्युक्त सभी। तो 43 का जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी नदियाँ जो है वो कहाँ आके मिलती हैं, बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती हैं, ठीक। जो कृष्णा और ताप्ती बस है वो पश्चिम तरफ बहते हुए कहाँ, अरब सागर में जाके गिरती हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ऑप्शन है सुंदरवन, आनंदवन, मंदाकिनी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ए, सुंदरवन, ठीक है। अब ये किन नदियों के मध्य के द्वारा बनाया जाता है, तो ये आगे प्रश्न में है, इसको देख लेते हैं।
सुंदरवन का निर्माण किन नदियों द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है गंगा तथा यमुना, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र, कृष्णा तथा कावेरी या फिर नर्मदा तथा ताप्ती। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि सुंदरवन का जो डेल्टा बनता है वो कौन कौन सी नदियों के माध्यम से बनती है? गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों के माध्यम से बनती है। तो 45 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं उस स्थान को कहा जाता है? डेल्टा, नदी मुहाना या फिर उद्गम। तो फ्रेंड्स जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती है उस स्थान को हम लोग बोलते हैं नदी मुहाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नदी मुहाना बोलते हैं। अगला प्रश्न है 47 नंबर का है, जलोढ़ निक्षेप से अभिप्राय है? ऑप्शन है वे जैविक निक्षेप जो नदी तल पर जमा हो जाते हैं। ऑप्शन बी है नदियों द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी जो नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। ऑप्शन सी है बालू के बड़े बड़े टीले जो वायु द्वारा अन्यत्र निक्षेपित कर दिए जाते हैं। या फिर डी ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमें जलोढ़ निक्षेप बताना है क्या चीज़ होती है। तो फ्रेंड्स दिए हुए ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, नदियों द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी जो नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। जब नदियाँ बह के आती हैं फ्रेंड्स, है ना, जब नदियाँ बह के आती हैं तो वो अपने साथ में बहुत सारे चीज़ों को बहा के लाती हैं। इसी के साथ ही साथ वो एकदम बहुत ही बारीक मिट्टी को भी लेके आती हैं, है ना, और उसको एक जगह क्या करते हैं किनारे पे वो रहते जाता है और पानी जो है आगे बढ़ते जाती है। ठीक है, तो उसी बात की बात यहाँ पे की जा रही है। अगला प्रश्न है, प्रवाल का अन्य नाम है? ऑप्शन है फॉलिस, पालिप, रीफ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रवाल का अन्य नाम है फ्रेंड्स, उसको बोला जाता है पॉलिप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पॉलिप बोला जाता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रवाल द्वीप निर्मित होते हैं? ऑप्शन है निक्षेपित मृदा द्वारा, जीवित पॉलिप के मरने पर उसके कंकाल द्वारा, ऑप्शन सी है चूने द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दिए हुए ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी, जीवित पॉलिप के मरने एवं उसके कंकाल द्वारा जो है वो प्रवाल द्वीप का क्या होता है? निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न फिर से रिपीटेड हो गया फ्रेंड्स, है ना। अगले प्रश्न की तरफ देख लेते हैं। पाक जल संधि किन देशों के बीच स्थित है? ऑप्शन है श्रीलंका तथा मालदीव, भारत तथा श्रीलंका, भारत तथा मालदीव, भारत तथा बांग्लादेश। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पाक देखने से तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के साथ होगा करके, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाक जल संधि जो है वो किनके साथ है फ्रेंड्स? तो वो है ऑप्शन नंबर बी के साथ, भारत और श्रीलंका के बीच में है पाक जल संधि। अगला प्रश्न है 52 नंबर का, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं? ऑप्शन है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह, मालदीव या फिर उपर्युक्त सभी। तो हमें क्या बताना है? अरब सागर है, मतलब ये भारत का ये वाला हिस्सा है ना, यहाँ पे अरब सागर अवस्थित है। तो इस अरब सागर में कौन सा भारतीय द्वीप समूह अवस्थित है ये हमें बताना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स दिए हुए ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप समूह जो है वो यहाँ पे अवस्थित है। अगला प्रश्न है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह स्थित है? ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, हिंद महासागर में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स अंडमान एवं निकोबार जो द्वीप समूह अवस्थित है वो कहाँ अवस्थित है फ्रेंड्स? तो 53 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल की खाड़ी में, है ना। ये हम लोग ये हमारा ये वाला हिस्सा जो है बंगाल की खाड़ी आगे जाएगा और यहीं पे क्या अवस्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह अवस्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सुनामी है क्या है ये बताना है। एक भूकंपी तरंग, एक सागरी तरंग जो भूकंप के कारण पैदा होती है। ऑप्शन है एक जलधारा या ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स 54 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एक सागरी तरंग जो भूकंप के कारण पैदा होती है ना। सुनामी हमारे देश में आई थी, बहुत तबाही मचाई थी फ्रेंड्स, है ना। अगला प्रश्न है, जीवन के लिए आवश्यक तत्व है? ऑप्शन है भूमि, जल, हवा या फिर उपरोक्त सभी। तो जीवन के लिए जो आवश्यक है फ्रेंड्स वो क्या चीज़ है?
ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी हमारे जीवन के लिए क्या है, जरूरी है, आवश्यक है। पृथ्वी के ठोस भाग को कहा जाता है, ऑप्शन है जैवमंडल, भूमंडल, जलमंडल या फिर वायुमंडल। तो ठोस भाग की बात की जा रही है पृथ्वी की, तो उसको क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, उसको बोलेंगे भूमंडल बोलेंगे। ठीक, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ है, ऑप्शन है पत्थर, टुकड़े, जीवन या फिर मृत्यु। तो ग्रीक भाषा में जो लिथास का अर्थ है फ्रेंड्स, तो लिथास मतलब क्या होगा ग्रीक भाषा में, तो दिए हुए ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पत्थर। ठीक है। बायोस का अर्थ है जीवन, जल, वाष्प या फिर इनमें से कोई नहीं। बायोस का अर्थ हो जाएगा फ्रेंड्स दिए हुए ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, जीवन हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न है, एटमास का अर्थ है, ऑप्शन है चट्टान, वाष्प, गैस या फिर वातावरण। तो जब आप लोग एटमास से ही क्या बना हुआ है, एटमॉस्फेयर बना हुआ है फ्रेंड्स। तो दिए हुए ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वाष्प होगा। एटमास का क्या अर्थ होगा, वाष्प होगा फ्रेंड। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो फ्रेंड्स इसमें एटमॉस का मैं जो अर्थ बताया हूँ वो वाष्प नहीं होगा फ्रेंड्स, वो होगा वातावरण होगा। ठीक है, मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा था कि एटमॉस का अर्थ वाष्प नहीं होने वाला है। ठीक है, क्या होगा, वातावरण होगा। एटमॉस से ही एटमॉस्फेयर बना हुआ है। हाँ, क्या बना हुआ है, एटमॉस्फेयर बना हुआ है फ्रेंड। ठीक, जिसका अर्थ होता है वातावरण। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस लगती है, वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस लगती है ये हमें बताना है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर उपरोक्त सभी। तो दिए हुए प्रश्न में से जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। वायुमंडल में सभी गैसें हमें क्या मिलती हैं, हाँ मिलती हैं भाई, बिल्कुल मिलती हैं। ऑक्सीजन भी मिलती है, नाइट्रोजन भी मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलती है। अगला प्रश्न है, जहाँ जल, स्थल एवं हवा एक साथ मिलते हैं कहलाता है स्थलमंडल, वायुमंडल, जीवमंडल या फिर परिमंडल। तो फ्रेंड्स जहाँ पे जल मिलेगी, जहाँ पे स्थल मिलेगी और जहाँ पे हवा मिलेगी उस स्थल को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, जीवमंडल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जीवमंडल बोला जाता है। 62 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बड़े जलाशयों को कहा जाता है जल संधि, महासागरीय बेसिन, स्थल संधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बड़े बड़े जो जलाशय होते हैं फ्रेंड्स उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है महासागरीय बेसिन बोला जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, ऑप्शन है एंडीज, आल्प्स, माउंट एवरेस्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 63 का जो सही उत्तर फ्रेंड्स, विश्व का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो क्या चीज़ है, माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8,850। ठीक है, तो दोनों प्रश्न का उत्तर हमें मिल गए। पहले इसकी जो ऊंचाई थी 8,848 मीटर थी। ठीक है, अब ये हो गई 8,850 मीटर फ्रेंड। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व का सबसे गहरा भाग है मेरियाना गर्त, पाक जलडमरू मध्य, इंग्लिश चैनल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सबसे गहरा, विश्व का जो सबसे गहरा गर्त फ्रेंड वो है ऑप्शन नंबर ए, मेरियाना गर्त। ठीक, अगला प्रश्न है मेरियाना गर्त से संबंधित है। मेरियाना गर्त किस महासागर में है, ऑप्शन है हिंद महासागर, अंध महासागर, प्रशांत महासागर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दिए हुए ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर में अवस्थित है मेरियाना गर्त जो है। मेरियाना गर्त की गहराई है, ऑप्शन है 8,224 मीटर, 10,000 मीटर, 11,000 मीटर या फिर 11,022 मीटर। तो दिए हुए ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी, 11,022 मीटर है मेरियाना गर्त की गहराई जो है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर महाद्वीपों की संख्या है 5, 7, 9, 10। तो दिए हुए ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी है, 7 महाद्वीप हैं। ठीक, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका या फिर दक्षिणी अमेरिका। तो दिए हुए ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ए, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और एशिया में ही हमारा जो इंडिया है वो स्थित है।
एशिया के अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, चीन है, भूटान है, मालदीव है, ये सभी एशिया महाद्वीप में आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, एशिया को यूरोप से कौन सा पर्वत अलग करता है? हिमालय, एंडीज, यूराल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो एशिया को यूरोप से जो अलग करता है फ्रेंड्स, उस पर्वत का नाम हमें बताना है। तो दिए हुए प्रश्न में से जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यूराल। यूराल जो है वो एशिया और यूरोप को अलग करता है। आर्कटिक वृत्त इस महाद्वीप से गुजरता है। ऑप्शन एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप या फिर अफ्रीका। तो आर्कटिक जो वृत्त है वो कहाँ से गुजरता है फ्रेंड्स? वो गुजरता है यूरोप से गुजरता है। अगला प्रश्न है, आकार के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला तो हमारा एशिया हो गया, दूसरा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यूरोप या फिर अफ्रीका। तो दिए हुए ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीका। एशिया सबसे बड़ा है, उसके बाद किसकी नंबर आती है? अफ्रीका की नंबर आती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक ऐसा महाद्वीप जिससे कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। ऑप्शन है एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। हमारा जो भारत है फ्रेंड्स, है ना, हमारे भारत से जो रेखा गुजरती है वो कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। ठीक, लेकिन ऐसा भी महाद्वीप है जिसमें से कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है। तो दिए हुए ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप ऐसा है जहाँ से कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं क्या है? गुजरती हैं। अगला प्रश्न है, सहारा रेगिस्तान स्थित है एशिया में, उत्तरी अमेरिका में, अफ्रीका में या फिर यूरोप में? तो फ्रेंड्स 74 नंबर का जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। सहारा रेगिस्तान कहाँ पे है? अफ्रीका में है। विश्व की सबसे लंबी नदी है गंगा, ब्रह्मपुत्र, नील या फिर अमेजन? तो विश्व की जो सबसे बड़ी नदी है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी, नील नदी। ठीक है, अगला प्रश्न है हम लोगों का, पनामा जल संधि जोड़ती है यूरोप तथा एशिया को, ऑस्ट्रेलिया तथा अफ्रीका को, उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका को, यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया को। तो दिए हुए ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी। जो पनामा जल संधि है वो किसको किसको जोड़ता है? उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका को। अगला प्रश्न है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ऑप्शन है तेंजिंग नोर्गे शेरपा, एडमंड हिलेरी, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 77 का जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी। पहले व्यक्ति की बात की जा रही है, प्रथम व्यक्ति की, तो दोनों साथ में ये सहयोगी के रूप में थे। तेंजिंग नोर्गे शेरपा और एडमंड हिलेरी दोनों साथ मिलकर एवरेस्ट पर चढ़ाई किए थे। अगला प्रश्न है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। ऑप्शन है संतोष यादव, बछेंद्री पाल, तुंको ताबई या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हमारा इंडिया जो है वो काफ़ी अच्छे पोजीशन पे है इस मामले में फ्रेंड्स, है ना, एवरेस्ट पर चढ़ने के मामले में। तो 78 का जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, तुंको ताबई। ठीक है, अगला प्रश्न है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। ऑप्शन है बछेंद्री पाल, संतोष यादव, कर्णम मल्लेश्वरी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स 79 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हमारे भारतीय की बात की जा रही तो बछेंद्री पाल जी होंगे। ठीक, एवरेस्ट पर सर्वप्रथम किस दिन पहुंचा गया? ऑप्शन है 29 मई 1951, 29 मई 1952, 29 मई 1953, 29 मई 1954। मतलब ये तो कन्फर्म है कि 29 मई को पहुंचा गया है वहाँ पे एवरेस्ट पे, है ना। अब हमें सन को याद करना है कि कौन से सन को पहुंचा गया था। तो 80 नंबर का जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी, 29 मई 1953 को एवरेस्ट पर सर्वप्रथम पहुंचा गया था। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग स्थित है। ऑप्शन है उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, पश्चिमी गोलार्ध में या फिर पूर्वी गोलार्ध में। हमें दक्षिणी अमेरिका की बात बतानी है कि दक्षिणी अमेरिका का जो अधिकांश भाग है वो कहाँ अवस्थित है। तो दिए हुए ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन है हिमालय, अरावली, एंडीज या फिर आल्प्स।
तो फ्रेंड्स दिए हुए ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। एंडीज जो है वो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी नदी है, ऑप्शन है विश्व की सबसे बड़ी नदी है नील, अमेजन, हांगो, ब्रह्मपुत्र। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी अभी ऊपर ही देख के आए फ्रेंड्स, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी, अमेजन। हाँ, ये यहाँ पे सबसे लंबी नदी की बात की गई है फ्रेंड्स, है ना, विश्व की सबसे लंबी नदी, और नीचे बात की गई है सबसे बड़ी नदी की। तो सबसे लंबी नदी में तो नील नदी आ जाएगी, और सबसे बड़ी नदी में कौन सी नदी आ जाएगी फ्रेंड्स, वो आ जाएगी अमेज़न नदी जो है। ठीक है, ये अमेज़न नदी आ जाएगी। ये लंबी नील नदी है और बड़ी में अमेज़न नदी है। अगला प्रश्न है हम लोगों का, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या फिर अंटार्कटिका। तो विश्व का जो सबसे छोटा महाद्वीप है फ्रेंड्स, वो कौन सा महाद्वीप है, वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया जानते हो क्रिकेट के लिए काफ़ी फेमस है, क्रिकेट खेलने के लिए, है नहीं, कई बार की विश्व चैंपियन है। और हमारा इंडिया जो है फ्रेंड्स अभी हाल ही में T20 वर्ल्ड कप जीते हैं दूसरे बार, है ना। पहली बार 2007 में जीते थे T20 वर्ल्ड कप, और अभी 2024 में जीते हैं। ठीक है, उसके पहले जो वर्ल्ड कप जीती हुए भारत जो है वो 5 बार जीती हम। ठीक, 1983 में, 2007 में, 2011 में 4 बार जीती फ्रेंड्स, है ना, और 2024 में। ठीक, तो ये 4 बार को चारों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये जो 1983 और 2011 वाला है, 1983 और 2011 वाला है, वो कौन सा है, 50 ओवर वाला वर्ल्ड कप, है ना, वनडे जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वनडे बोलते हैं। जबकि 2007 और 2024 वाला क्या है, T20 है, मतलब 20-20 ओवर वाला है। ठीक, और कौन कप्तान थे अभी के जो T20 हुई उसमें, T20 का जो मैच हुआ अभी, तो इंडिया की तरफ से जो कप्तान थे वो कौन थे, रोहित शर्मा। और फाइनल में जिनको मैन ऑफ द मैच मिला फ्रेंड्स, तो किनको मिला है, तो मिस्टर विराट कोहली को। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना, इनमें से प्रश्न पूछा जा सकता है ना, है ना, खेल से भी प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है, द्वीपीय महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है, मतलब द्वीपों का महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया या फिर उत्तरी अमेरिका को। तो 85 का जो सही उत्तर आ जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को क्या बोला जाता है, द्वीपों का महाद्वीप बोला जाता है। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है, ऑप्शन उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, विषुवत वृत्त पर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अंटार्कटिका जो महाद्वीप है फ्रेंड्स, वो कहाँ पे अवस्थित है, वो है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी ध्रुव पर अवस्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका में भारतीय शोध संस्थान का नाम है, ऑप्शन है मैत्री, दक्षिण गंगोत्री या फिर ए एवं बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दिए हुए ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों है, मतलब अंटार्कटिका में भारतीय शोध संस्थान है, उनका क्या क्या नाम है, मैत्री एवं दक्षिण गंगोत्री। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है, नीला, लाल, हरा या फिर भूरा। तो फ्रेंड्स पृथ्वी को जो बोला जाता है वो नीला ग्रह बोला जाता है। ठीक है, और लाल ग्रह बोला जाता है, किसको बोला जाता है फ्रेंड्स, कमेंट करके मेरे को बताइएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है, ऑप्शन है 29%, 71%, 40% या फिर 51%। तो दिए हुए ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन फ्रेंड्स, वो है ऑप्शन नंबर बी, 71% भाग पर क्या है, जल है। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है, ये हमें बताना है। अब यहाँ पे जल तो पता चल गया 71% है ना, तो 71 में प्लस कर दीजिए फ्रेंड्स, जो बच गया है वो कितना हो जाएगा, तो 29% हो जाएगा। तो 90 का जो सही उत्तर होने वाला है फ्रेंड्स, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, 29% स्थल पर क्या है, जो भाग पर क्या है, स्थल है। अगला प्रश्न है, महासागरीय जल की गतियाँ हैं, ऑप्शन है तरंगे, ज्वार भाटा, महासागरी या फिर उपरोक्त सभी।
तो महासागरीय जल की जो गतियाँ होती हैं वो क्या नाम से जानी जाती है, ये हमें बताना है। तो दिए हुए ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स वो आ जाएगा उपरोक्त सभी। उनको ज्वार भाटा भी बोला जाता है, महासागरीय भी बोला जाता है और तरंगे भी बोला जाता है। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, ऑप्शन है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। अगला प्रश्न है किस महासागर की आकृति अंग्रेजी के एस अक्षर जैसी है? ऑप्शन है हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। तो दिए हुए ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर की जो आकृति है वो किसके जैसी है? एस आकार की है। अगला प्रश्न है कौन सा महासागर त्रिभुजाकार आकृति का है? मतलब कौन से महासागर क्या है? त्रिभुजाकार आकृति का है, ये हमें बताना है। प्रशांत, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। तो दिए हुए ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर। जो हमारे इंडिया से लगा हुआ है हिंद महासागर है ना, उसकी जो आकार कैसी है? त्रिभुजाकार है। व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो व्यापार के मामले में जो सबसे व्यस्त महासागर है वो है फ्रेंड्स अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर सबसे व्यस्त रहता है व्यापार के मामले में? अटलांटिक महासागर। अब ऐसा नहीं कि बाकी महासागरों से व्यापार की प्रक्रिया नहीं होती है, लेकिन जो सबसे व्यस्त रहती है वो है अटलांटिक महासागर। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे छोटा महासागर है अटलांटिक, हिंद, प्रशांत या फिर आर्कटिक। तो ऊपर आपने पढ़ा कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, अब हमें बताना है सबसे छोटा महासागर। तो 96 का जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी, आर्कटिक जो महासागर है वो विश्व का सबसे छोटा महासागर है। अगला प्रश्न है आर्कटिक महासागर स्थित है विषुवत वृत्त पर, उत्तरी ध्रुव वृत्त पर, दक्षिणी गोलार्ध पर या फिर इनमें से कोई नहीं। मतलब आर्कटिक जो सबसे छोटा महासागर है, ठीक, वो कौन से किस तरफ स्थित है ये हमें बताना है। तो 97 का जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी ध्रुव वृत्त पर वो क्या है? अवस्थित है। अगला प्रश्न है वायुमंडल कितनी ऊंचाई तक फैला है? 1200 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर या फिर 1800 किलोमीटर। तो वायुमंडल जो अवस्थित है फ्रेंड्स वो कहाँ तक अवस्थित है? 1600 किलोमीटर तक अवस्थित है। ठीक है। मतलब ये मान लेते हैं ये हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी से लेकर ये ऊपर तक जो अवस्थित है फ्रेंड्स, मतलब 1600 किलोमीटर। ये इसकी जो ऊंचाई कितनी है? 1600 किलोमीटर। दो जो रेंज है वो क्या है? वायुमंडल की रेंज है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एशिया का प्रथम जीवमंडल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ऑप्शन है रायपुर, रायगढ़, बस्तर या फिर सरगुजा। तो 99 का जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बस्तर में स्थित है एशिया का प्रथम जीवमंडल। ठीक है। अगला प्रश्न है एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी मानी जाती है? ऑप्शन है धमतरी, राजनांदगांव, सरगुजा या फिर जगदलपुर। तो कहाँ है एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी फ्रेंड्स? तो वो है जगदलपुर में है। ठीक, तो ये थे आप लोगों के 100 क्वेश्चन, 100+ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, है ना। 2 प्रश्न और बच गए हैं। बोध घाट परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन है गोदावरी, इंद्रावती, शबरी या फिर महानदी। तो बोध घाट जो परियोजना फ्रेंड्स वो कहाँ पे है? बस्तर संभाग में और इंद्रावती नदी में है। अगला प्रश्न है बस्तर संभाग को 2 भागों में विभक्त करने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन है महानदी, इंद्रावती, गोदावरी या फिर शबरी। तो फ्रेंड्स बस्तर संभाग को 2 भागों में जो डिवाइड करती है वो कौन सी नदी है? वो नदी है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, इंद्रावती। ठीक है। तो ये थे आप लोगों के लिए 100+ क्वेश्चन फ्रेंड्स, है ना। उम्मीद है ये प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे, है ना। प्रश्न जैसे आपको अच्छे लगेंगे, वीडियो आपको अच्छे लगेगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, क्योंकि आप जितना लाइक करेंगे फ्रेंड्स हमारे चैनल जो है वो ज़्यादा ऊपर पहुंचते जाएगा। ठीक है। लगातार आप लोगों का प्यार सम्मान मिलते जा रहा है और हम लोग बहुत जल्दी अभी 5000 सदस्य होने वाले भी हैं, है ना।
तो आप लोग ऐसे ही प्यार सम्मान दीजिए फ्रेंड्स। और यदि आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हुए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल, टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, द टीचर जी के नाम से, उसमें जुड़ सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप है हमारा, हमारे यूट्यूब के चैनल का नाम है द टीचर जी, तो इनसे भी आप लगातार जुड़िए। और एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, है ना, वीडियो जब आप देखते हैं तो एक थंब ज़रूर, एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है, रिच मिलता है ना। तो यूट्यूब जो है वो उसको फिर से आप तक पहुंचाने में बहुत यूट्यूब को आसानी होती है फिर, ठीक है। तो मैं जैसे भी कोई भी वीडियो डालूंगा बहुत जल्दी फिर आपके पास पहुंच जाएगी वो वीडियो, लाइक करेंगे तो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था वीडियो आप लोगों का, जो भी बातें रहेगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।